Good day, my friends. My name is गौरव सर फ्रॉम पंकज क्लासेस। इससे पहले OCM के आपके पास जितने भी वीडियोस आए उन वीडियोस में हम लोगों ने बैंकिंग चैप्टर एक्सप्लेन किया, वेयर हाउसिंग एक्सप्लेन किया और भी चैप्टर एक्सप्लेन किए थे, बट लास्ट जो कंटिन्यू चैप्टर है वो बैंकिंग है। उस बैंकिंग चैप्टर में अभी तक दो क्वेश्चंस कंप्लीट किए, एक था टाइप्स ऑफ बैंक और दूसरा था ई बैंकिंग। टाइप्स ऑफ बैंक के 3 छोटे छोटे वीडियोस आपके पास आए रहेंगे, ई बैंकिंग का एक वीडियो आपके पास आया रहेगा। अभी जो आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है वो वीडियो है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, इस चैप्टर से रिलेटेड। अब फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक इसको मैं 3 से 4 वीडियोस में आप तक पहुंचाऊंगा। कोशिश रहेगी मिनिमम वीडियोस बने, कम वीडियोस बने, बट कोशिश करूंगा कि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको उसमें मिले। प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन ऐसे 2 क्वेश्चंस हैं। पहले एक टाइम था कि ये पार्ट इकोनॉमिक्स एंड ओसी दोनों में कॉमन था, अब नए सिलेबस वाइज उन्होंने इकोनॉमिक्स में से ये निकाल दिया है। इकोनॉमिक्स में अभी ये नहीं आएगा, ओसी में आएगा। ओसी में आएगा तो कितने मार्क्स के लिए आएगा स्टूडेंट? ओसी में आएगा तो स्टूडेंट मेरे हिसाब से 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा या फिर 8 से 10 मार्क्स का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। एक्सप्लेन द कमर्शियल बैंक ऑफ एक्सप्लेन द कमर्शियल बैंक, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। आज हम लोग इस वीडियो में जो भी डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज सेकेंडरी फंक्शन, दैट इज सेकेंडरी फंक्शन। सर सेकेंडरी फंक्शन क्यों? छोटे हैं, इजी हैं, कम एक्सप्लेनेशन है, कम साइज वाला वीडियो बन सकता है, इसके लिए सेकेंडरी फंक्शन। सबसे पहले ये डिफरेंस समझो कि प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन यानी क्या। प्राइमरी फंक्शंस यानी ऐसे फंक्शन जो हर एक बैंक को कंपलसरी परफॉर्म करना ही है, उसके बिना वो बैंक नहीं कहलाएगा। अगर उसके नाम में बैंक वर्ड है तो उन्हें ये काम करना ही पड़ेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक की बात कर रहा हूं मैं। अगर वो लोग कमर्शियल बैंक है तो उन्हें ये काम करना कंपलसरी है, दैट इज प्राइमरी फंक्शन, कंपलसरी फंक्शन। हाँ, बट सेकेंडरी फंक्शन के लिए नॉट नेसेसरी कि हर एक बैंक को परफॉर्म करना ही चाहिए। वो बैंक ने, वो कमर्शियल बैंक ने बोला कि हमें वो काम नहीं करना है तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। आप लोग वो काम नहीं करेंगे तो भी चलेगा, आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन या आरबीआई कोई दबाव नहीं डालेगा, क्योंकि सेकेंडरी फंक्शन ये लोगों की सर्विस देने के लिए, अपने अकाउंट होल्डर्स को सर्विस देने के लिए, और कमर्शियल बैंक खुद ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ये काम करता है। सेकेंडरी फंक्शन परफॉर्म करना कंपलसरी नहीं है, प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म करना कंपलसरी है। सेकेंडरी फंक्शन के 2 पार्ट्स आते हैं। सेकेंडरी फंक्शंस के 2 पार्ट्स आते हैं, उसमें से एक है एजेंसी फंक्शन और दूसरा है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। आपके बुक में सिर्फ यूटिलिटी फंक्शंस करके लिख के दिया है, आपके बुक में सिर्फ यूटिलिटी फंक्शंस करके लिख के दिया है, ठीक है। सबसे पहले एजेंसी फंक्शन। सर एजेंसी फंक्शन यानी क्या स्टूडेंट? एजेंसी फंक्शन सबसे पहले एजेंसी यानी क्या? तो एजेंसी इट्स अ नेम ऑफ रिलेशन, ये एक रिलेशन का नाम है। किसके बीच में रिलेशन? तो 2 लोगों के बीच में रिलेशन। ऑफ कोर्स उसमें से एक होता है प्रिंसिपल और दूसरा होता है एजेंट, दूसरा होता है एजेंट। प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो रिलेशन आता है उसे कहा जाता है एजेंसी रिलेशन। अब आप बोलेंगे सर बैंक में कौन एजेंट, काय का प्रिंसिपल? स्टूडेंट बैंक में एजेंट वो जो खुद बैंक है, बैंक खुद एजेंट का रोल फॉलो करेगा, बैंक एजेंट के रोल में रहेगा। और प्रिंसिपल यानी अकाउंट होल्डर ये एक प्रिंसिपल के रोल में रहेगा। सिर्फ एग्जांपल, कोई मिस्टर XYZ है, मैंने उस मिस्टर XYZ को बोला है XYZ तो मेरे लिए एक रूम खरीद के देगा क्या? एक रूम खरीद के देगा क्या? यानी वो XYZ बन गया एजेंट और मैं बन गया प्रिंसिपल। वैसे ही बैंक में जिसका भी अकाउंट है वो अकाउंट होल्डर बन गया प्रिंसिपल और बैंक बन गया एजेंट। अब बैंक एजेंट है मतलब बैंक उस अकाउंट होल्डर के लिए काम करेगा, बट उसके लिए क्या लेगा? कमीशन, उसके लिए क्या लेगा? कमीशन। इससे जिन फंक्शंस के लिए बैंक कमीशन लेगा, दैट ऑल फंक्शंस आर कॉल्ड एज एजेंसी फंक्शन। उन सभी फंक्शंस को कहा जाता है एजेंसी फंक्शन। और यूटिलिटी फंक्शन यानी जहां पे बैंक आपके लिए काम करेगा बट उसके लिए
कमीशन नहीं लेगा, उसके लिए फिक्स चार्जेस लेगा, चार्जेस। बस इतना सा ही डिफरेंस है। पैसा तो लेगा बैंक, बट एक पैसे को बोलेगा कमीशन और दूसरे पैसे को बोलेगा चार्जेस। यानी वहां पे बैंक आपको सर्विस देगा बट उसके बदले में फिक्स चार्जेस होगा, और कमीशन हमेशा परसेंटेज में होता है। जो भी सर्विस आपको बैंक देगा उसका जो भी अमाउंट रहेगा उसके ऊपर एक परसेंटेज चार्ज होगा, और वो परसेंटेज कमीशन के रूप में आपको मिलेगा। अब एजेंसी फंक्शन में क्या क्या आता है, तो पीरियोडिक कलेक्शन एंड पेमेंट, मतलब आपका टाइम टू टाइम कहीं से पैसा कलेक्ट करके लाना है। मतलब सर अगर सोचो आप लोगों ने कहीं पे शेयर्स खरीद के रखे, उसका हर साल डिविडेंड लेके आने का, वो कंपनी का ऑफिस दिल्ली में है, तो वो बैंक आपके बिहाफ में वहां पे जाएगा और वहां से आपका पैसा लेके आएगा डिविडेंड का। उसके बाद आप लोगों को कहीं से पेमेंट आना चाहिए, बट आपको वहां पे जाने के लिए टाइम नहीं है, वो पर्सन भी आपके अकाउंट पे पैसा नहीं डाल रहा है, वो बोल रहा है कैश लेके जा, तो आप लोगों को टाइम नहीं है। तो एक काम करो, आप लोग वो काम किसको दो, बैंक को। बैंक आपके बिहाफ में वहां पे जाएगा, पैसा लेगा और आपके अकाउंट पे लाके जमा करेगा, दैट इज कलेक्शन। वैसे ही पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट, आपके इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट, आपके किसी भी लोन का ईएमआई का पेमेंट, अगर आपको करना याद नहीं रहता तो आप लोग बैंक को इंस्ट्रक्शन देके रखो, तो बैंक वो सब पेमेंट आपके बिहाफ में करेगा। बट इन सभी काम के लिए बैंक आपके पास से क्या लेगा, कमीशन। उसके बाद सेकेंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट यानी स्टूडेंट की अपन लोग अगर कंपनी चला रहे हैं, ये अपने को देखने का है कि कौन सी कंपनी क्या काम करती है, कितना काम करती है, कितना प्रोडक्शन होता है, किधर प्रोडक्शन होता है, उनके कितने कस्टमर है, उनके कितना सेल हो रहा है, वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं कमा रही है, उस कंपनी का फ्यूचर क्या है। ये सभी बातें, उस कंपनी से रिलेटेड सभी बातों का जो मैनेजमेंट होता है, ये मैनेजमेंट बहुत बार कंपनी ना बैंक को दे देता है। बैंक को बोलता है बैंक तू काम करिए, तो बैंक उस कंपनी का पूरा मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, उनका पूरा पेपर वर्क का काम, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन बैंक कलेक्ट करता है और उसका एक पूरा रिकॉर्ड बनाता है। और वो जो भी उनका बैंक अकाउंट होल्डर बोलेगा मेरे को ये कंपनी का पोर्टफोलियो रिपोर्ट चाहिए, बैंक उसे वो पोर्टफोलियो रिपोर्ट दे देता है, बट कमीशन देगा, फोकट में काम नहीं करेगा, कमीशन देगा। उसके बाद फंड ट्रांसफर, पैसा एक जगह से दूसरी जगह आपको ट्रांसफर करना है तो वो भी करके देगा। डिमांड ड्राफ्ट सुना रहेगा आप लोगों ने, कभी बैंक में जाओ डिमांड ड्राफ्ट बनाने की कोशिश करो, बैंक आपको बोलेगा कहां पे देने का है और कितना अमाउंट देने का है, उसके बाद हिसाब से बैंक आपको बोलेगा इतना इतना कमीशन लगेगा। इवन उसका जो स्लिप आता है ना डिमांड ड्राफ्ट का, उस स्लिप के ऊपर ही एक कॉलम होता है कमीशन का। उसके बाद ऐसा बहुत सारा फंड ट्रांसफर होता है, हम लोगों ने ई बैंकिंग में पढ़ा है, एनईएफटी, आरटीजीएस, बहुत सारा फंड ट्रांसफर करता है, बट बैंक उसके ऊपर क्या लेता है, कमीशन। डीमटेरियलाइजेशन यानी डीमैट अकाउंट, आजकल आपको शेयर्स खरीदना है, बेचना है, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना है, तो उसके लिए एक अकाउंट होना कंपलसरी है, दैट इज डीमैट अकाउंट, दैट इज डीमैट अकाउंट। उसके बाद फॉरेक्स ट्रांजैक्शन, हाँ फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज, फॉर एक्सचेंज, फॉरेक्स, फॉर मतलब फॉरेन, ईएक्स यानी एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज। अगर आपको डॉलर्स, रुपीज को डॉलर्स में, डॉलर्स को किसी और करेंसी में कन्वर्ट करना है तो बैंक आपको करके देगा, बट उसके लिए बैंक आपके पास से क्या लेगा, कमीशन। तो आपके पास से डॉलर्स खरीदना, आपको डॉलर्स बेचना, जो भी होगा, मतलब आप लोग फॉरेन कंट्री में जाके आए, वहां पे शॉपिंग की, बट कुछ डॉलर्स आपके पास बच गए तो वो वापस लाके बैंक में जमा करो, बैंक उसे रुपीज में कन्वर्ट करके देगा। बट ये सब काम करते वक्त बैंक आपके पास से क्या लेगा, कमीशन, दैट इज एजेंसी फंक्शन। जनरल यूटिलिटी फंक्शन, जनरल यूटिलिटी फंक्शन में पहला लिखा है इश्यू ऑफ ड्राफ्ट एंड चेक, मतलब वही डिमांड ड्राफ्ट। मतलब कभी कुछ बैंक के ऊपर डिपेंड होता है कि कुछ, कभी कभी बैंक को फंड ट्रांसफर के रूप में कमीशन चार्ज करता है, कभी कभी बैंक बोलता है कि फिक्स अमाउंट है ना, छोटा अमाउंट है ना, मिनिमम अमाउंट है ना, तो उसके ऊपर चार्जेस लगाता है। उसके ऊपर क्या लगाता है, चार्जेस। मतलब अगर मैं मेरे आईसीआईसीआई बैंक से मेरे दोस्त के अकाउंट में अगर 1000 रुपया ट्रांसफर करूँ, 1000 रुपया, तो उसका फिक्स चार्ज होता है 5 रुपया, फिक्स है। मैं 500 रुपया भी ट्रांसफर करूं तो भी 5 रुपया, मैं 200 रुपया ट्रांसफर करूं तो भी 5 रुपया, फिक्स है। तो इसलिए डिपेंड अपॉन हर एक बैंक के ऊपर डिपेंड है कि वो उनकी पॉलिसी क्या बना है। इसलिए ऐसा कोई भी डिमांड ड्राफ्ट इशू करना है, चेक इशू करना है, तो बैंक उसके लिए आपको क्या देता है, चार्जेस। इवन स्टूडेंट, आप लोग सेविंग अकाउंट अगर है ना आपका, तो सेविंग अकाउंट के ऊपर चेकबुक मिलता है। वो चेकबुक बहुत बार बैंक वालों से जाके पूछोगे ना, जनरल बैंक चेक का क्या चार्जेस है, तो बैंक बोलेगा फ्री है। अच्छा फ्री है तो उनसे क्वेश्चन पूछिएगा फिर साल भर में मैं कितना भी चेक यूज करूंगा चलेगा, बोलेंगे नहीं नहीं
साल का 50 चेक फ्री है। 50 के ऊपर जितना भी चेक इशू होगा एक्स्ट्रा, उसके ऊपर आपको क्या भरना पड़ेगा? चार्जेस। उसके ऊपर आपको क्या भरना पड़ेगा? चार्जेस। इसलिए जो भी बैंक ड्राफ्ट या चेक इशू करता है उसके ऊपर चार्ज लगाता है। सर 50 से कम यूज करेंगे तो कोई चार्ज नहीं, 50 तक फ्री। 50 के आगे अगर नंबर ऑफ चेक इशू होंगे तो उसके ऊपर आपको क्या लगता है? चार्जेस। लॉकर फैसिलिटी, बैंक में लॉकर होता है, आपके घर में ज्वेलरी है, डर है चोरी हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो घर में सेफ नहीं रह सकते, तो वो सब जाके आप लोग बैंक के लॉकर में रख सकते हो। और उस लॉकर का रेंट आता है जो फिक्स होता है, परसेंटेज नहीं होता, वो फिक्स चार्ज होता है। दैट इज लॉकर फैसिलिटी। उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मतलब आपको किसी भी बैंक के ऊपर प्रोजेक्ट अटेंड करना है, तो आप लोग वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हो। आपका कोई बिजनेस प्रोजेक्ट है, आपका कोई बिजनेस चल रहा है, बिजनेस का काम है, तो आप लोग एक काम कर सकते हो कि आप लोग बैंक को वो काम दे दो और बैंक को बोलो कि बैंक मुझे ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के चाहिए। बैंक आपका उस प्रोजेक्ट का पूरा इंफॉर्मेशन आपसे लेगा, उसके ऊपर स्टडी करेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और आप लोगों को क्या देगा? पूरा प्रोजेक्ट बना के देगा। उसके बाद गिफ्ट चेक, मतलब मुझे लग रहा है मुझे ना मेरे बेटी को ना गिफ्ट देने का, बट बहुत सारे खिलौने हैं उसके पास, खिलौने में पैसा वेस्टेज जाता है। मैंने एक काम किया, मैंने मेरे बेटी को बोला बेटी ये 5000 का चेक तेरे को। अब मुझे मालूम है वो 5000 कैश दूंगा ना तो वो खर्चा कर देगी, आइसक्रीम, चॉकलेट, खिलौने, ये वो खर्चा कर देगी। बट मैंने क्या किया, वो 5000 का ना बैंक में गया, एक गिफ्ट चेक बनाया और उसको दे दिया। अब वो 5000 का चेक क्या करेगी? वो अपने अकाउंट पे डिपॉजिट करेगी और अपने अकाउंट पे डिपॉजिट करने के बाद वो अकाउंट में पैसा वहीं पे जमा रहेगा, यानी पैसा सेफ, पैसा खर्चा नहीं होगा। और उसका एज 18 साल से कम होने की वजह से वो पैसा विड्रॉ भी नहीं कर सकता। उसके बाद अंडरराइटिंग सर्विसेज, बहुत बार क्या होता है ना, नई नई कंपनीज आती है, वो नई नई कंपनीज ना मार्केट में शेयर्स इशू करते हैं। मार्केट में शेयर्स इशू करने के बाद नई नई कंपनी का कोई शेयर खरीदता नहीं है, बट उनका वो भरोसा है कि उनकी कंपनी चलेगी, बट सर शेयर कोई खरीदता नहीं है। और वो रजिस्ट्रार है ना, रजिस्ट्रार एसपी में मालूम पड़ेगा आपको, वो रजिस्ट्रार है ना, उनको बोलता है पहला इतना मिनिमम शेयर्स बेच के दिखा। अगर से फॉर एग्जांपल ये 1000 शेयर्स बेच के दिखा, 1000 शेयर बेचा तो आगे का परमिशन, नहीं तो परमिशन नहीं, जा कंपनी चालू ही नहीं होगी। आइला अब क्या करने का? सर एक काम कर सकते हैं, हम लोग बैंक के पास जाएंगे, बैंक को रिक्वेस्ट करेंगे, बैंक देखिए हमारी कंपनी का पूरा रिकॉर्ड है, हमारी कंपनी बहुत अच्छी चलने वाली है, हमारा प्लानिंग परफेक्ट है। तो बैंक उसका पूरा स्टडी करेगा और आपके वो 1000 चेक, पूरे 1000 के 1000 चेक बैंक खुद अपने पास लेगा और आपको एक लेटर पे लिख के देगा कि ये सेड एंड सेड कंपनी का, XYZ कंपनी का हम लोगों ने सभी शेयर्स खरीद लिया, इन्हें आगे का परमिशन दे। और फिर जाके वो रजिस्टर आपको आगे की परमिशन देगा, फिर आप लोग अपना बिजनेस चालू करो, आपका प्रोजेक्ट फेमस होने दो। और वो प्रोजेक्ट फेमस होने के बाद आप लोगों को वो शेयर्स बैंक के पास से लेना है और मार्केट में इशू करना है। तब तक आपका प्रोडक्ट फेमस हो गया रहेगा, आपके प्रोडक्ट को लोग जानने लगेंगे, तब तक आपकी कंपनी नई नहीं रहेगी। इसलिए ये जो बैंक ने लिख के दिया ना अंडरराइटिंग, दैट इज अंडरराइटिंग सर्विस। यानी बैंक ने गारंटी ली कि इस कंपनी के शेयर्स हम लोग खरीद रहे हैं। एंड लास्ट गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज, मतलब गोल्ड लोन। इवन आजकल बहुत सारे बैंक गोल्ड बेचते भी है, 1 ग्राम का कॉइन, 2 ग्राम के कॉइन, 5 ग्राम का कॉइन, वो बैंक के जरिए आप लोग खरीद भी सकते हो और आप लोग बैंक के जरिए खरीद के उसे अपने पास रख भी सकते हो। इवन ऑनलाइन गोल्ड खरीदने का भी आजकल सिस्टम है, उसे गोल्ड ETF अकाउंट बोलते हैं, वो भी आजकल बैंक में है। यानी गोल्ड लोन देना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गोल्ड करना, ऑनलाइन गोल्ड अकाउंट मेंटेन करना, ये सभी काम बैंक करेगा, बट उसके लिए चार्जेस रहेगा। दैट इज जनरल यूटिलिटी फंक्शन। बहुत ही जल्द आप तक नोट्स पहुंचेगा या आपके पास PDF फाइल रहेगा, उसमें से पढ़ लेना। कुछ भी डाउट डिफिकल्टी रहेगा देखना, अंडरलाइन करना, और कुछ भी डिफिकल्टी रहेगी तो चालू लेक्चर में पूछ लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।